साल 1805 ब्रिटेन के लॉर्ड जेरार्ड लेक थक चुके थे। 2 जनवरी से वो एक किले को फतह करने की जद्दोजहद कर रहे थे। आज 22 फरवरी हो गई थी। 1 माह और 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन देश के बड़े बड़े साम्राज्यों को गिराने वाले अंग्रेज या दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को गिराने वाले अंग्रेज इस एक किले की चढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। 1798 की आयरिश बगावत को कुचलने वाले लॉर्ड लेक पलट कर देखते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के चेहरे उतरे हुए थे, जिसके बाद लेक वापस लौटने का ऐलान कर देते हैं। उस दौर में सर्वशक्तिशाली लगने वाली ब्रिटिश फौज को इस किले ने मात दे दी थी। बल्कि सिर्फ ब्रिटिश नहीं, मुगल शासक भी कितनी ही बार इस किले से हार चुके थे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम बात करेंगे उस लोहागढ़ किले की जो कई फौजों को दफन करने के बाद भी राजस्थान के भरतपुर में सिर ऊंचा किए खड़ा है। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं 17वीं शताब्दी में। जाट शासक बदन सिंह के बेटे युवराज सूरजमल को एक जगह पसंद आती है, मगर यह जगह एक अन्य जाट शासक राजा खेमकरण सोगरिया के इलाके में थी। तो राजा सूरजमल ने वहां आक्रमण करके इसे अपने रियासत में जोड़ा। उस दौर में राजस्थान के सामने एक और दिक्कत हुआ करती थी। सरहद से लगे होने की वजह से बाहरी आक्रमणकारी जो वेस्ट से आते थे वहीं से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करते थे। इस तरह हिंदुस्तान में होने वाले लगभग हर हमले को पहले राजस्थान झेलता था। सूरजमल की दृष्टि दूर की थी, अगले राजा वही बनने वाले थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने राजपाट को सुरक्षित करने के लिए इस जगह एक किला बनाने का फैसला किया। साल 1733 के आसपास इस किले की नींव पड़ी। किले को बड़े बड़े हथियारों से भी बचाना था। दरअसल मुगलों और अंग्रेजों के आने के साथ ही जंग में नए तरह के वेपन्स भी आए थे, फायर आर्म्स और कैनन्स, बंदूकें और तोपें। पहले के बने हुए किले इन हथियारों को नहीं झेल पाते थे क्योंकि उन्हें डिजाइन नहीं किया गया था कैनन्स के लिए। सो नींव रखने के साथ ही एक और काम किया गया। किले के इर्द गिर्द खुदाई की गई। बेहद गहरी एक खाई खोदी गई जिसमें आगे पानी भरा जाना था। किलों के आसपास ऐसा करना आम बात थी, लेकिन इस किले के पास ज्यादा गहरी खुदाई हुई। माना जाता है कि यह खुदाई कुछ इस तरह थी कि किले का क्षेत्र एक मानव निर्मित आइलैंड की तरह लगने लगा था, टापू की तरह। वहीं किले की बाहरी दीवारों को कुछ ऐसा बनाया गया कि बड़ी बड़ी तोपों के तगड़े हमले भी झेल सकें। पहले चट्टानों की मोटी चुनाई हुई और मजबूत दीवारें बनाई गई और उनके सामने मिट्टी की मोटी दीवारें बना दी गई। इन मिट्टी की दीवारों का काम किले के लिए वैसा ही था जैसे इंसानी शरीर पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट का होता है। किसी भी बड़े हमले को ये दीवारें एब्जॉर्ब कर लेती थी, क्योंकि जो गोला होता था वो मिट्टी में धंस जाता था, कभी दीवार तक पहुंचता नहीं था। सैकड़ों लोग, खजाने का बड़ा हिस्सा और 8 साल लगे इस किले को तैयार करने में। लेकिन जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो फौलाद की तरह मजबूत था, इसलिए इस किले का नाम रखा गया लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला 2872 मीटर की परिधि में फैला हुआ है। इसका आकार आयत की तरह यानी एक रेक्टेंगल की तरह है। किले में 34 बुर्ज हैं, माने टावर। अब ये जो टावर्स होते हैं किले जैसी किसी भी डिफेंसिव पोजीशन के लिए बहुत काम के होते हैं। उन पर खड़े होकर सैनिक दूर से दुश्मन को देख सकते हैं और सटीक निशाना लगा सकते हैं। 34 टावर्स का मतलब 34 जगह जहां से आप निगरानी भी कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं। किले के इर्द गिर्द 8 से 10 फीट तक की जमीन खुदी हुई है, जिसमें पहले पानी भरा होता था। इस खंदक में पानी के साथ मगरमच्छ छोड़े जाते थे जो दुश्मन को किले तक पहुंचने से रोकते थे, डराते थे। यह खंदक कुछ जगहों पर 41 मीटर तो कुछ जगहों पर 72 मीटर तक चौड़ी है। अब इस किले के लोहागढ़ बनने की कहानी तो हमने आपको सुना दी। अब आपको बताते हैं कि किन किन मौकों पर इसने अपने नाम को साबित भी किया। पहला किस्सा है 1763 का, मगर इसकी भूमिका बन गई 461 साल पहले 1303 में। दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। किले को जीत लेने के कुछ दिनों बाद खिलजी वापस दिल्ली रवाना हुए, पर दिल्ली जाते जाते वो किले की नायाब चीजें अपने साथ ले जा रहे थे। इन चीजों में किले के 2 दरवाजे भी थे जो क्राफ्टिंग की मिसाल थे। खिलजी ने इन दरवाजों को दिल्ली में सजा दिया, भूमिका बन गई। अब चलते हैं वापस 1763-64 पर। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में शाह आलम द्वितीय नाम मात्र के मुगल बादशाह बच गए थे। असली ताकत रोहिल्लों के सरदार नजीब-उद-दौला के पास थी। महाराज सूरजमल और नजीब-उद-दौला के बीच एक जंग हो गई। इस जंग में महाराज सूरजमल की मृत्यु हुई। इसके बाद भरतपुर के राजा बने महाराज सूरजमल के बेटे महाराज जवाहर सिंह। लेखक दीनानाथ दुबे अपनी किताब भारत के दुर्ग में लिखते हैं,
नजीब-उद-दौला से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए राजा जवाहर सिंह ने दिल्ली कूच किया। कूच के कुछ महीनों बाद जब नजीब-उद-दौला ने राजा जवाहर सिंह से युद्ध शांत करने का आग्रह किया, सुइंग फॉर पीस, राजा जवाहर सिंह लगभग जीत चुके थे, लेकिन उनके साथियों और सिपह सालारों ने उन्हें युद्ध रोक देने की सलाह दी कि अब लड़ने में ज्यादा मतलब नहीं है, हम समझौता भी कर सकते हैं। यूं शर्त बैठी कि राजा जवाहर सिंह भरतपुर लौटेंगे, मगर नजीब-उद-दौला को युद्ध में खर्च हुए पैसे चुकाने पड़ेंगे, रेपरेशंस, यानी जंग की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना पड़ेगा। महाराज ने नजीब से उस समय के करीब 60 लाख रुपए लिए थे। आज के जमाने में इसका हिसाब लगाते लगाते कैलकुलेटर पलट जाएगा आपका। उसके बाद वो वापस भरतपुर लौटने के लिए निकले, लेकिन साथ में दिल्ली के किले से वो लोहिया गेट और अष्टधातु के गेट भी भरतपुर वापस ले गए। ये वही 2 गेट थे जिन्हें 461 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से दिल्ली ले गए थे। ये गेट आज भी भरतपुर के लोहागढ़ किले में देखे जा सकते हैं। राजा जवाहर सिंह जब भरतपुर लौटे तो उन्होंने लोहागढ़ किले में जवाहर बुर्ज बनवाया। ये उनकी मुगलों पर जीत की यादगार था, जो आज भी किले में मौजूद है। जाट वंश के राजाओं की ताजपोशी के लिए जवाहर बुर्ज का इस्तेमाल होता था। भरतपुर के जाट वंश के राजाओं ने बहुत लंबे वक्त तक राज किया। जिस बीच राजा जवाहर सिंह मुगलों से लड़ रहे थे, उसी बीच ताकत का एक परजीवी बीज भी तेजी से हिंदुस्तान की माटी में पनप रहा था। इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छे राजाओं और शाहों को ईस्ट इंडिया कंपनी धूल चटा चुकी थी, क्योंकि बड़ी कनिंग थी और पावरफुल भी थी, ट्रेनिंग थी। उन दिनों हिंदुस्तान में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ही अपने पैर पसार रहा था। इसी बीच वहां आयरलैंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत उठती है। 1798 में किंग जॉर्ज तृतीय अपने भरोसेमंद कमांडर जेरार्ड लेक को आयरलैंड भेजते हैं। लेक आयरलैंड पहुंचते हैं और बुरी तरह बगावत को कुचल देते हैं। इतिहासकार एंथनी एस बेनल अपनी किताब लेक जेरार्ड फर्स्ट विस्काउंट लेक ऑफ टेली में लिखते हैं, आयरलैंड में ग्रेट ब्रिटेन की मुखालफत करने वालों के साथ जेरार्ड लेक ने बहुत तीखा रवैया इख्तियार किया। लेक ने टेक नो प्रिजनर स्टाइल में अपना अभियान चलाया। किसी को बंदी नहीं बनाया गया, जो मिलता था उसे मार डाला जाता था। हिरासत में किसी को नहीं लेते थे वो। इस तरह जेरार्ड ने आयरलैंड में दहशत का माहौल बनाया। ब्रिटिश शासन ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। उन्हें भेजा गया तेजी से बढ़ रहे एक और कॉलोनियल देश हिंदुस्तान। 1799 में जेरार्ड लेक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी तब, उसके कमांडर इन चीफ बने हिंदुस्तान में। फिर 1802 में फुल जनरल का पद मिलने के बाद उन्होंने निरंतर युद्ध किए। सेकेंड एंग्लो वॉर लड़ा, अलीगढ़ का युद्ध लड़ा, प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ा, लासवारी की लड़ाई लड़ी। इन युद्धों की फहरिस्त लंबी है जो जेरार्ड लेक ने सैन्य कप्तान रहते हुए लड़ी भी, जीती भी। लासवारी की लड़ाई अहम भी है क्योंकि इसमें सिंधिया घराने के दौलत राव शिंदे की लगभग सारी ही फौज ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी थी। 2 जनवरी 1805 को महाराजा यशवंत राव होलकर को हराने की तलब लिए जेरार्ड भरतपुर पहुंचे। ये इंदौर के थे, मगर होलकर का साथ राजा रंजीत सिंह दे रहे थे। रंजीत सिंह महाराज जवाहर सिंह के बेटे थे और उस वक्त भरतपुर के शासक थे। होलकर और रंजीत सिंह अपने फौलादी किले के अंदर थे। किला जेरार्ड के समझ में नहीं आया। 5 दिन तक रणनीति बनाने के बाद जेरार्ड ने 7 जनवरी को पहला हमला किया। 9 जनवरी को ब्रिटिश सेना किले के अंदर जाने में कामयाब तो रही और इसकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मेटलैंड, लेकिन नतीजा बड़ा खराब रहा अंग्रेजों के लिए। जेरार्ड ने अपने 400 सैनिक खो दिए, यहां तक कि नेतृत्व कर रहे मेटलैंड भी जानलेवा रूप से घायल हुए। 16 जनवरी को दूसरा हमला हुआ। इस बार महाराज के सैनिकों ने गहरे खंदक में पानी डालकर हमला बेअसर किया। 500 ब्रिटिश सैनिक और मारे गए, इसमें जिनमें एक और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल थे। हालांकि हमले जारी रखने के लिए जेरार्ड को लगातार ब्रिटिश सरकार से माल और सेना मिलती रही। फिर जेरार्ड ने तीसरा हमला किया 20 फरवरी को। इसका भी नतीजा ब्रिटिश शिकस्त ही रही। फिर अगले दिन किले को भेदने की एक आखिरी कोशिश की गई, लेकिन इन सभी हमलों में जेरार्ड को नाकामी के अलावा कुछ हाथ लगा नहीं। 22 फरवरी को 3292 ब्रिटिश सैनिकों की मौत के बाद, बहुत बड़ा नंबर है अपने टाइम के लिए ये, जेरार्ड के सामने ये साबित हो गया कि इस किले को लोहागढ़ का किला क्यों कहा जाता है। देश विदेश और हिंदुस्तान की जगह जगह से फतह हासिल कराए सैन्य कमांडर सर जेरार्ड लेक लोहागढ़ किले को भेद नहीं पाए। इनकी क्रूरता से हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही वाकिफ करवाया था, लेकिन ये क्रूरता केवल दुश्मन सैनिकों के लिए नहीं थी, वो खुद के सैनिकों के लिए भी उतने ही क्रूर थे। विंग कमांडर मुकुंद श्रीधर नरवणे रिटायर्ड सैनिक इतिहास के एक बढ़िया स्कॉलर माने जाते हैं। इनका एक और परिचय यह है कि इन्हीं के बेटे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे रिटायर्ड भारत के 28वें थल सेना प्रमुख थे।
नरवणे सीनियर का भारत में हुई लड़ाइयों और किलों पर काम जो है उसे काफ़ी सराहा जाता है उनकी स्कॉलरशिप को। उनकी एक ऐसी ही किताब है बैटल्स ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें 1805 में हुई लोहागढ़ की लड़ाई का वर्णन भी है। विंग कमांडर नरवणे लिखते हैं, चौथा हमला नाकाम होने के बाद सर जेरड लेक को वापस लौटना पड़ा। भरतपुर में लोहागढ़ किले की असफल कूच में कुल 3292 ब्रिटिश फौजी मारे गए। इसका सबसे बुरा हिस्सा यह है कि जो ब्रिटिश सैनिक जख्मी होकर जहां गिरे थे उन्हें वहीं मरने के लिए जेरड ने छोड़ा और बाकी लोगों के साथ वो वहां से चले गए। उन्हें तड़पता देख किले के अंदर से लोग आए और उन्हें मार कर दर्द से आज़ाद किया। फिर इस जीत के बाद महाराज रंजीत सिंह ने किले में एक और बुर्ज बनवाया। इस बुर्ज का नाम था फतेह बुर्ज। फतेह का अर्थ होता है जीत। ये बुर्ज अंग्रेजों के ऊपर जाट शासन की जीत का यादगार बना। आप फतेह बुर्ज को आज भी लोहागढ़ किले में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी किले में बहुत सी ऐसी जगहें और कलाकृतियां हैं जो देखने लायक हैं। इनमें किशोरी महल, महल खास और कोठी खास शामिल है। कभी छुट्टियों में राजस्थान जाएं तो भरतपुर भी होकर आ सकते हैं। लोहागढ़ किला आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी नावेद ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।